Hello friends, welcome back to my channel Dream Marks Academy. I am Professor संजय शर्मा. आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 जिसका टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. देखिए दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये चैप्टर आपके पूरे अकाउंट्स को डिपेंड करता है. अगर किसी बच्चे का डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली ठीक नहीं होगा तो उसको आगे भी जाकर के प्रॉब्लम होगी. तो ध्यान से देखिएगा जरा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को. सबसे पहले सवाल उठता है कि भाई डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है. तो देखिए दोस्तों, डेबिट एंड क्रेडिट का कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है. हम ये कह सकते हैं कि एक टी शेप अकाउंट होता है. टी शेप अकाउंट के लिए टी शेप अकाउंट होता है. टी शेप अकाउंट में जो एक टी शेप अकाउंट में दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है. तो अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट होता है उसे हम डेबिट कहते हैं और अकाउंट के राइट साइड का जो पार्ट होता है उसे हम क्रेडिट कहते हैं. तो प्रॉपर कोई मीनिंग नहीं है डेबिट एंड क्रेडिट का. हम ये भी कह सकते हैं कि एक टी शेप अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड पार्ट डेबिट हो जाएगा और राइट हैंड साइड क्रेडिट हो जाएगा. दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन होगा वो डेबिट कहलाएगा और अकाउंट के राइट हैंड साइड का जो पोर्शन होगा वो क्रेडिट कहलाएगा. दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का जो मतलब होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज को बताता है. डेबिट और क्रेडिट का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज होता है. ये डिपेंड करता है नेचर पर, नेचर ऑफ अकाउंट पर निर्भर करता है कि भाई डेबिट का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है और क्रेडिट का मतलब भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है. तो नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या होता है उसके बारे में हम अभी बाद में देखेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा डेबिट एंड क्रेडिट के लिए कि भाई इंक्रीज और डिक्रीज डेबिट और क्रेडिट दोनों के लिए स्टैंड होते हैं. देखते हैं जरा. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में आपको देखना है कि अकाउंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है. देखिए दोस्तों, अकाउंट्स को दो अप्रोचेस के थ्रू क्लासिफिकेशन किया गया है. एक है ट्रेडिशनल अप्रोच जो बहुत पहले से चली आ रही है और एक है मॉडर्न अप्रोच जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है जिसके बेस पर अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू हम अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे. सबसे पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच में जो अकाउंट्स है उनको हमने टू ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है. पहला ग्रुप है पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा ग्रुप है इम्पर्सनल अकाउंट्स. अब इस इम्पर्सनल अकाउंट्स को हमने फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया है. एक है रियल अकाउंट्स और एक है नॉमिनल अकाउंट्स. चलिए दोस्तों, इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरह से इनको एक्सप्लेन किया गया है. सबसे पहला टॉपिक है हमारा पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट, जैसे कि दोस्तों इसके नाम के आगे ही पता चल रहा है पर्सनल, यानी कि ये जो अकाउंट्स होगा ये किसी ना किसी पर्सन से रिलेटेड होगा, किसी ना किसी फर्म से रिलेटेड होगा या किसी ना किसी कंपनी से रिलेटेड होगा. फाइनली इसमें कोई ना कोई नाम जरूर इन्वॉल्व होगा. जब इसमें कोई नाम इन्वॉल्व होगा तो इसका मतलब वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होगा. तो पर्सनल अकाउंट्स का मतलब क्या है? द अकाउंट्स विच इज रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म या कंपनी या एन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट. यानी कि वो अकाउंट जो या तो किसी व्यक्ति से रिलेटेड होगा या तो किसी व्यक्ति से रिलेटेड होगा, कोई व्यक्ति होगा, जीता जागता कोई व्यक्ति होगा, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, इस तरह से जो भी इंडिविजुअल नाम होगा वो पर्सनल अकाउंट्स में होगा. फर्म का नाम हो सकता है जैसे कि एबीसी कंपनी या एबीसी एसोसिएट्स, ये कोई भी फर्म का नाम हो सकता है. यानी कि कोई ना कोई नाम जरूर होगा, चाहे वो इंडिविजुअल का नाम हो या कोई फर्म का नाम हो. ठीक इसी तरह से कंपनी का अकाउंट, अगर कंपनी का अकाउंट लिखा हुआ है तो वो भी पर्सनल अकाउंट्स में आएगा. कोई इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है जैसे कि ड्रीम मार्क्स एकेडमी या दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है. इसका भी जो अगर कोई नाम होगा तो वो भी पर्सनल अकाउंट्स में आएगा. जैसे कि मोहन अकाउंट, मोहन क्योंकि एक नाम है इसलिए पर्सनल अकाउंट है. राम अकाउंट, राम एक नाम है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है. डीसीएम लिमिटेड ये किसी कंपनी का नाम है इसलिए ये भी एक
पर्सनल अकाउंट्स में आ गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी अकाउंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी अकाउंट एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, इसलिए ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट, बैंक भी एक फर्म का नाम है या इंस्टीट्यूशन का नाम है, इसलिए ये भी एक पर्सनल अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट, जैसे राम का कैपिटल अकाउंट, मोहन का कैपिटल अकाउंट, ये सारे के सारे जो भी नाम है ये पर्सन के नाम है। ड्राइंग्स अकाउंट भी पर्सन से रिलेटेड है, इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट्स है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड एग्जांपल है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमें पता चल गया कि भाई पर्सनल अकाउंट क्या होता है। अब हमें डेबिट और क्रेडिट का रूल समझना है कि भाई पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट का जो रूल्स होगा पर्सनल अकाउंट्स में वो क्या होगा, उसका यूज होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जी हाँ दोस्तों, यहां आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, रिसीवर एंड गिवर इन्हीं के बेस पर हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल बना हुआ है। तो इसका रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो देखिए दोस्तों, रिसीवर का मतलब क्या है, रिसीवर का मतलब है वो व्यक्ति जो बिजनेस से कुछ ना कुछ रिसीव करता है वो रिसीवर कहलाता है, और वो व्यक्ति जो बिजनेस को कुछ ना कुछ देता है वो गिवर कहलाता है। तो यहां पर दो शब्द हमें बहुत ध्यान से समझने होंगे, एक रिसीवर और एक गिवर। इसी से हमारा रूल बनेगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, which means debit that person's account who receives something from the business। देखिए दोस्तों, इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी व्यक्ति अगर कुछ बिजनेस से रिसीव करता है तो उसका अकाउंट हमें डेबिट करना है, और वो व्यक्ति जो बिजनेस से कुछ ना कुछ लेता है उसका अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, दो शब्द हमें ध्यान में रखने। बिजनेस को कुछ ना कुछ देने वाले को तो हम गिवर बोलेंगे, और बिजनेस से कुछ ना कुछ लेने वाले को हम रिसीवर बोलेंगे। तो रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। अब देखते हैं जरा क्या होता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल में हमने कहा कि भी पेड 20,000 टू हरी। अब की बार हमने हरी को 20,000 रुपीज पे कर दिए। यहां पर देखिएगा दोस्तों, हमने हरी को 20,000 रुपीज पे करे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल, जो हमारा रूल है, यहां पर नाम आ गया हरी। हरी जब नाम आ गया तो हरी इसका मतलब किसी न किसी व्यक्ति का नाम है। जब किसी व्यक्ति का नाम है तो इसका मतलब इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है। तो जब पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सबसे पहले हमें ये देखना है पेड 20,000 टू हरी। अकॉर्डिंग टू रूल, बिजनेस से कोई भी व्यक्ति अगर कुछ रिसीव करता है तो वो रिसीवर कहलाता है। तो हरी को अब की बार हमने 20,000 रुपीज पेड किया है कैश। तो रिसीवर कौन है यहाँ पर, हरी। हरी बिजनेस से 20,000 रुपीज रिसीव कर रहा है, इसलिए हरी रिसीवर है। और रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहां पर हरी रिसीवर है तो इसलिए हरी का अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्योंकि हरी रिसीवर है और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हरी का अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा इस एंट्री में। नेक्स्ट देखते हैं जरा, आपको एक डायग्राम के थ्रू बताते हैं। पे 20,000 टू हरी, यहां पर दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक हरी का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और एक कैश का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। अभी फिलहाल आपको पर्सनल अकाउंट को ध्यान से समझना है। पर्सनल अकाउंट में हरी का नाम आ रहा है, तो हरी एक पर्सन है, इसलिए पर्सनल अकाउंट यहां पर फॉलो होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब हम हरी को 20,000 रुपीज कैश पे करेंगे तो कैश कौन रिसीव कर रहा है, हरी रिसीव कर रहा है। जब कैश हरी रिसीव कर रहा है तो हरी हो गया रिसीवर। अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करना है तो हम रिसीवर को डेबिट कर देंगे, इसलिए हरी के अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। कैश का आपको बाद में पता चलेगा दोस्तों, क्योंकि अभी पर्सनल अकाउंट है, अभी आपको फोकस करना है केवल पर्सनल अकाउंट पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, रियल अकाउंट्स का मतलब होता है दोस्तों जितनी भी एसेट्स होती हैं डेटर को और क्रेडिटर को छोड़ करके वो सारी की सारी रियल अकाउंट्स होता है। डेटर को और क्रेडिटर को क्यों छोड़ा जाता है, डेटर और क्रेडिटर रियल अकाउंट में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए शामिल नहीं होते क्योंकि डेटर और क्रेडिटर में कोई ना कोई नाम इन्वॉल्व होता है, इसलिए डेटर और क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। तो जितने भी एसेट्स होती है डेटर को क्रेडिटर को छोड़ करके वो सारे के सारे रियल अकाउंट्स में आ जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों रियल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। यानी कि जिस भी वस्तु को अगर हम मनी में मेजर कर सकते हैं, जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है वो, या फिर जो भी कोई बिजनेस की प्रॉपर्टीज है वो, उन्हें हम
रियल अकाउंट्स बोलते हैं। रियल जितने भी एसेट्स होती हैं वो सारी की सारी रियल होती हैं, डेटर को और क्रेडिटर को छोड़ करके, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। इसलिए जितने भी एसेट्स होंगी वो सारी की सारी रियल अकाउंट्स में आ जाएंगी। जैसे कि कैश अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, गुडविल हो, ये सारी की सारी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती है बिजनेस की और इनकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यूज होती है, इसलिए इनको हम रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में डालते हैं। रियल अकाउंट्स का रूल क्या होता है? देखिए दोस्तों, रियल अकाउंट्स का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखिए दोस्तों, जब बिजनेस के एसेट्स की बात हम करते हैं तो एसेट्स का मतलब है या तो हम एसेट्स खरीदेंगे या फिर हम एसेट्स बेचेंगे। अगर हम एसेट्स खरीदेंगे तो वो बिजनेस के अंदर आएंगे और अगर हम एसेट्स को बेचेंगे तो वो बिजनेस से बाहर चली जाएंगे। तो जो भी रियल अकाउंट्स का रूल होगा उसमें डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट का हमें फॉर्मूला लगाना होगा। जो भी चीज अंदर आ रही है उसको हम डेबिट करेंगे, जो भी चीज बिजनेस से बाहर जा रही है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल है आपका कि फर्नीचर ऑफ 10,000 हैज बीन परचेज्ड इन कैश। हमने 10,000 का फर्नीचर कैश में परचेज करा। तो देखिए दोस्तों, फर्नीचर हमने खरीदा है तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्नीचर एक रियल है। मैंने बोला जितने भी एसेट्स होती हैं वो सारी की सारी रियल अकाउंट्स होती हैं, तो फर्नीचर भी एक एसेट्स है, इसलिए फर्नीचर हमारा एक रियल अकाउंट होगा। अब जब हमने फर्नीचर को परचेज करा तो उससे ये देखते हैं कि क्या बिजनेस के अंदर आया और क्या बिजनेस के बाहर गया। तो यहां पर देखा कि जब हमने फर्नीचर परचेज करा 10,000 रुपीज का, तो उसमें फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्यों होना चाहिए भाई? फर्नीचर अकाउंट तो इसलिए डेबिट होना चाहिए क्योंकि रियल अकाउंट का रूल ये होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम फर्नीचर को परचेज करेंगे तो फर्नीचर परचेज करने से क्या होगा? फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ जाएगा, इसलिए जो भी बिजनेस के अंदर आता है उसे हम डेबिट करेंगे। इसलिए जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट को तो हम करेंगे डेबिट। और जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर परचेज करने के साथ साथ हमारा कैश जा रहा है बाहर। कैश भी हमारा एक एसेट्स होता है, यानी कि कैश भी हमारा एक रियल अकाउंट है। रूल कहता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी बिजनेस से बाहर जाएगा उसको आपने क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर बिजनेस के अंदर तो फर्नीचर आ रहा है, इसलिए फर्नीचर को तो हम डेबिट करेंगे। रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो कैश है वो हमारा बिजनेस के बाहर जा रहा है और रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो रूल कहलाता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसलिए फर्नीचर तो हमारा बिजनेस के अंदर आ रहा है, इसलिए हम फर्नीचर अकाउंट को तो डेबिट करेंगे और कैश हमारा बाहर जा रहा है, इसलिए कैश को हम क्रेडिट कर देंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला फॉर्मूला फॉलो करके। इसको मैं एक आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। फर्नीचर परचेज 50,000 रुपीज का, अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं 50,000 रुपीज का, तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। फर्नीचर भी हमारा रियल अकाउंट होता है और कैश भी हमारा एक रियल अकाउंट होता है। रूल होता है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर जब हम परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर परचेज करने से फर्नीचर हमारा बिजनेस के अंदर आएगा, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब है जो अंदर आता है उसे हमें डेबिट करना है, इसलिए फर्नीचर तो हो जाएगा डेबिट। दूसरी बात, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारा बाहर जा रहा है। जब कैश हमारा बाहर जा रहा है तो वो गोज आउट है, और रूल कहता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तीसरा हमारा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो अकाउंट्स होता है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और जितने भी इनकम होते हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो नॉमिनल अकाउंट्स में होंगे, जितने भी इनकम होगी वो नॉमिनल अकाउंट्स में होंगी। बिजनेस को चलाने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, और बिजनेस को जब हम एक्सपेंसेस करते हैं तो उनके रिजल्ट में हमें कुछ इनकम भी मिलते हैं जिन्हें हम रेवेन्यू भी बोलते हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी रेवेन्यू होंगे वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स में काउंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल क्या है नॉमिनल एक्सपेंसेस का, जैसे कि सैलरी पे करते हैं, रेंट पेड कर दिया, डिस्काउंट अलाउड कर दी, बैड डेट्स हो गए, ये सारे के सारे बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, इसलिए ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएंगे। और जितने भी इनकम होती है बिजनेस में वो सारे के सारे इनकम हमारी नॉमिनल इनकम कहलाती है, इसलिए वो भी नॉमिनल अकाउंट्स में ही आते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब होता है नाम मात्र के खाते, और नाम मात्र के खातों में वो सारे के सारे एक्सपेंसेस और वो सारे के सारे इनकम आते हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए
चलाई जाती हैं। इसलिए नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी इनकम है, वो सारे के सारी फॉलो होंगी। अब नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या है? देखिए दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या आता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस हुए या बिजनेस में जितने भी लॉस हुए, उन सबको तो आपने डेबिट करना है। और बिजनेस में जितने भी इनकम हुई है, बिजनेस में जितने भी फायदे हुए, जितने भी गेन हुए, उनको आपने क्रेडिट करना है। तो इसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट करो, जितने भी इनकम है उनको क्रेडिट करो। इस रूल को फॉलो करते हुए हम देखते हैं एक एग्जांपल से कि मान लीजिए पेड 20,000 फॉर सैलरीज, हमने 20,000 रुपीज सैलरी के लिए पे कर दिए। तो दोस्तों जब हम सैलरी पे करेंगे तो सैलरी बिजनेस का एक एक्सपेंस है, और जब बिजनेस का एक्सपेंस है तो रूल क्या आता है कि जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? नॉमिनल अकाउंट्स कहलाएंगे वो सारे के सारे। इसलिए जो सैलरी है वो एक नॉमिनल एक्सपेंसेस कहलाएगा। तो इसलिए नॉमिनल एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उनको सबको डेबिट किया जाता है। यहाँ इस एंट्रीज में क्या हो रहा है? यहाँ पर हमने 20,000 रुपीज की सैलरी पे करी है, तो यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, और क्योंकि हमने कैश में पे करा है तो इसलिए कैश इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है बेटा, तो सैलरी और कैश अकाउंट यहाँ पर दो इन्वॉल्व हो रहे हैं। सैलरी क्यों इन्वॉल्व हो रही है? सैलरी क्योंकि एक एक्सपेंसेस है, इसलिए सैलरी को हम एक नॉमिनल एक्सपेंसेस मान करके डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है उनको डेबिट करना है। इसलिए क्योंकि सैलरी हमारी एक एक्सपेंस है, इसलिए हम सैलरी को डेबिट कर देंगे। दूसरा, कैश को हम क्रेडिट क्यों करेंगे? जब हम सैलरी पे करेंगे तो कैश हमारा चला जाएगा। कैश हमारा एक रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का हमारा रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रूल लग रहा है हमारा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसको हमें एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं जरा कि 20,000 रुपीज की जब हमने सैलरी पे करी है तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। एक तो सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व हो गया और एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। जब हमारा सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है और कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है तो हम देखते हैं जरा सैलरी हमारा क्या है। सैलरी बिजनेस का एक एक्सपेंसेस होता है, और जब बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है तो बिजनेस का एक्सपेंसेस एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको डेबिट करना है, इसलिए हम सैलरी को डेबिट कर देंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पर दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है कैश। जो कैश होता है वो एक हमारा एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम सैलरी पे करेंगे तो सैलरी पे करने से हमारा कैश चला जाएगा, जब कैश चला जाएगा तो वो गोज आउट होगा। और रूल क्या रहता है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि कैश गोज आउट हो रहा है, इसलिए कैश गोज आउट हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ये उम्मीद करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें हमारे एक नॉमिनल अकाउंट्स में एक इनकम का भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें 50,000 रुपीज कमीशन मिला। कमीशन अब की बार हमारे लिए इनकम है, और मैंने बताया कि जितने भी एक्सपेंसेस है और जितने भी इनकम है वो सारे के सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। जितने भी एक्सपेंसेस है उनको डेबिट करो और जितने भी इनकम है उनको क्रेडिट करो। यहाँ पर हमें 5,000 रुपीज कैश मिला है कमीशन के तौर पर, तो यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो कमीशन अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। कमीशन क्योंकि हमारे लिए एक इनकम का काम कर रहा है, इसलिए कमीशन हमारे लिए एक इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल द इनकम विल बी क्रेडिटेड। जितने भी इनकम है उनको क्रेडिट किया जाएगा, इसलिए कमीशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि रूल हमारा कहता है कि ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम आर क्रेडिटेड, इसलिए हम कमीशन को तो क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर कैश अकाउंट हमारा एक रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश जो है पैसों में कैश एक पैसा होता है, इसलिए जो भी कैश होता है वो हमारा एक रियल अकाउंट होता है। रियल, जब हमें कमीशन रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब हमें कैश मिल रहा है। जब हमें कैश मिल रहा है तो इसका मतलब बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है। कैश एक एसेट्स है, एसेट्स को हम रियल अकाउंट बोलते हैं। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश हमें रिसीव हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। रूल क्यों है डेबिट इसलिए कर दिया जाएगा क्योंकि रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है इसलिए कैश को हम डेबिट कर देंगे। इसको आप एक चार्ट के थ्रू समझिएगा जरा। जब हमें 5,000 रुपीज कमीशन से रिसीव होगा तो हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे होंगे, एक हमारा कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा होगा और एक हमारा कमीशन इन्वॉल्व हो रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, कैश हमारा एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि कैश हमें रिसीव हो रहा है
इसलिए कम्स हो गया, बिजनेस के अंदर कैश आ गया। जब बिजनेस के अंदर कैश आ गया तो डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो बिजनेस के अंदर जो आता है उसे हम डेबिट करेंगे, इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। दूसरी तरफ कमीशन, कमीशन जो हमें बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम जो होती है वो सारे के सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम आर क्रेडिट। क्योंकि कमीशन हमारे लिए इनकम है तो इनकम को तो हम क्रेडिट करेंगे, इसलिए कमीशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स का रूल होता है ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम आर क्रेडिट। क्योंकि कमीशन हमारे लिए एक इनकम है, इसलिए कमीशन को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी के बेस पर आपको कुछ प्रैक्टिस में एक्सरसाइज देता हूं। उस एक्सरसाइज में हम देखते हैं जरा किस तरह से हमें अकाउंट्स को पहचानना है। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, इनके बेस पर हमें पहचान करनी है और ये बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो देखिए दोस्तों, तीनों जो अकाउंट्स है उनके आपको रूल पता होना चाहिए। पहला रूल होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करेंगे और गिवर को क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट की पहचान कैसे होगी? पर्सनल अकाउंट की पहचान ऐसे होगी कि हमारा कोई ना कोई नाम जरूर आ रहा होगा, चाहे वो फर्म का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो या चाहे किसी इंस्टीट्यूट का नाम हो। वो अगर कोई नाम आ गया तो इसका मतलब वो पर्सनल अकाउंट्स होगा। रियल अकाउंट की कैसे पहचान करेंगे? रियल अकाउंट्स का मतलब है जितने भी एसेट्स हैं डेटर को और क्रेडिटर को छोड़ करके वो सारे के सारे रियल अकाउंट्स होते हैं। डेटर को और क्रेडिटर को इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि डेटर और क्रेडिटर नाम होते हैं और जिसका भी नाम होता है वो सारा का सारा पर्सनल में होता है। तो इसलिए डेटर को और क्रेडिटर को छोड़ करके जो भी होगा वो हमारे एसेट्स होगा, रियल होगा। और बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे या जितने भी इनकम और गेन होंगे वो सारे के सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में कहलाएंगे। तो देखते हैं जरा यहाँ से पहचान करते हैं कि कौन सा अकाउंट क्या है, फिर उस पर वो वाला रूल लगाएंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है रेंट रिसीव। देखिए दोस्तों, रेंट का मतलब है रेंट बिजनेस को रिसीव हो रहा है। रेंट रिसीव हो रहा है तो रेंट बिजनेस के लिए एक इनकम होती है और इनकम जो होती है तो इनकम का मतलब है जितने भी एक्सपेंसेस जितने भी इनकम होते हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स में होते हैं। इसलिए रेंट हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल का रूल फॉर्मूला होता है ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम आर क्रेडिटेड। क्योंकि रेंट रिसीव हमारे लिए एक इनकम है तो इनकम को हमें क्रेडिट करना है, इसलिए इनकम हम क्रेडिट कर देंगे। रेंट रिसीव हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। क्योंकि रेंट हमारे लिए इनकम है इसलिए हम रेंट को क्रेडिट कर देंगे, इसलिए हमने रेंट को क्रेडिट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा मशीनरी परचेज। मशीनरी परचेज का मतलब है यहाँ पर मशीनरी वर्ड यूज हो गया। मशीनरी हमारे लिए एक एसेट्स होती है और जितने भी एसेट्स होते हैं वो हमारे लिए सारे के सारे रियल अकाउंट होती हैं। और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यहाँ पर देखिए मशीनरी हमने परचेज करी है। जब हमने मशीनरी परचेज करी है तो बिजनेस के अंदर मशीनरी आई होगी और मशीनरी जब आई होगी तो मशीनरी को डेबिट करेंगे। रूल होता है डेबिट वर्ड कम्स इन, इसलिए हमने मशीनरी को डेबिट कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा गुड्स परचेज। गुड्स परचेज से क्या होगा? गुड्स परचेज करना हमारे लिए एक्सपेंस कहलाएगा और जितना भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, इसलिए गुड्स परचेज हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट्स हो गए। और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल होता है ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। क्योंकि गुड्स परचेज हमारे लिए एक एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंस जितने भी होंगे वो सारे के सारे डेबिट कर दिए जाएंगे, तो गुड्स परचेज डेबिट कर दिया जाएगा। राम्स कैपिटल अकाउंट। देखिए बच्चों, यहाँ पर राम का नाम आ गया है। नाम किसी भी व्यक्ति का आ जाए, जिस भी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, किसी इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए, किसी कंपनी का नाम आ जाए, वो नाम अगर है तो नाम इसका मतलब है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। जब पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला लगेगा। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब क्योंकि राम की कैपिटल है, इसका मतलब राम ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है, इसका मतलब राम ने बिजनेस को कैपिटल दी है और कैपिटल दी है तो गिवर है, राम गिवर है। गिवर का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब क्योंकि राम एक गिवर है इसलिए राम का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा रेंट पेड। रेंट पेड का मतलब है रेंट हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है और एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे हमें डेबिट करने होते हैं, इसलिए रेंट पेड हमारा एक्सपेंस है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट से तो उसमें डेबिट कर देंगे रेंट पेड को, क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको डेबिट करते हैं। अब इसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड।
इंटरेस्ट रिसीव्ड का मतलब है बिजनेस को इनकम हो रही है, और जब बिजनेस को इनकम हो रही है तो इसका मतलब जितने भी इनकम या जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अब एक्सपेंसेस को डेबिट करना और इनकम को क्रेडिट करना, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है इसलिए हम इंटरेस्ट रिसीव्ड को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिल्डिंग सोल्ड। बिल्डिंग का मतलब है अब की बार हमने बिल्डिंग को बेच दिया है। बिल्डिंग हमारे लिए एक एसेट्स है। एसेट्स को बेचने से क्या होगा, बिल्डिंग बाहर चली जाएगी। बिल्डिंग बाहर चली जाएगी तो बिल्डिंग पर रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि बिल्डिंग हमारे लिए रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी बाहर जाएगा उसे क्रेडिट करो, क्योंकि बिल्डिंग बेचेंगे तो बिल्डिंग बाहर चली जाएगी। बिल्डिंग बाहर जाने से क्रेडिट व्हाट गोज आउट होगा, इसलिए हम बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद में डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है कि जो पैसे हमने डेटर से लेने थे, जितने पैसे लेने थे वो उतने नहीं लेंगे, कम लेंगे। मान लीजिए डेटर को हमने माल बेचा 120 रुपए का, तो डेटर से हमें 120 रुपए लेने हैं। अब हम डेटर से अगर 120 रुपए ना लेने के बजाय 20 रुपए की डिस्काउंट अलाउड कर देंगे तो 120 रुपए के बदले में अब हमें 100 रुपए मिल रहे हैं। अब हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो इसको मतलब जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉस होंगे वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स में आएंगे। और नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब है, फॉर्मूला होता है उसका, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। जो भी एक्सपेंस है, जो भी लॉस है उसको डेबिट करेंगे। अब क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि लॉस है इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुड सोल्ड। गुड सोल्ड का मतलब है जब हम माल बेचेंगे तो माल बेचने से हमें पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो उससे हमें इनकम होगी, और जितने भी इनकम होते हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स आती हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल होता है ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। अब क्योंकि गुड सोल्ड हमारे लिए इनकम है इसलिए हम इस गुड सोल्ड को क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से हमें सारा का सारा देखना होता है, तीनों रूल फॉलो करने होते हैं। पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगा देंगे, रियल अकाउंट है तो रियल का रूल लगा देंगे, नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल का रूल। देखिए बच्चों, अभी हमने देखा कि अकाउंट्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला था ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा था मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है कि अकाउंट्स को मॉडर्न अप्रोच के थ्रू किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। देखिए दोस्तों, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाता है वो 5 तरीके से हम अकाउंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जो मॉडर्न अप्रोच है वो ज्यादा सुटेबल अप्रोच होती है, क्योंकि इसमें बच्चों को काफी इजी हो जाता है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट समझना। जो क्वेश्चंस होंगे आप कोशिश करिएगा कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अप्रोच के थ्रू करने की कोशिश करिएगा। इसमें क्लासिफिकेशन में मॉडर्न अप्रोच के थ्रू अकाउंट्स को हमने 5 पार्ट्स में बांट दिए हैं। पहला अकाउंट है एसेट्स अकाउंट, दूसरा अकाउंट है लायबिलिटीज अकाउंट्स, तीसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट्स, फोर्थ अकाउंट है रेवेन्यू अकाउंट्स और फिफ्थ अकाउंट है एक्सपेंसेस अकाउंट। इन अकाउंट्स पर देखते हैं हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किस तरह से फॉलो होते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि एसेट्स अकाउंट पर हमारा डेबिट और क्रेडिट का रूल्स किस तरह से फॉलो होगा। देखिए बच्चों, ये एसेट्स अकाउंट है। एसेट्स अकाउंट का मतलब एक टी शेप अकाउंट है। टी शेप अकाउंट का पार्ट डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया। लेकिन अब अगर हमें मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करना है तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें डेबिट और क्रेडिट किस तरह से करना होगा। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो एसेट्स है, एसेट्स का जो रूल है, एसेट्स का रूल कहता है इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। इसका मतलब है कि अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसको आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो उसको आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। सपोज कीजिए कि आपने मशीनरी परचेज की। मशीनरी होती है एसेट्स। मशीनरी परचेज करने से मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी तो मशीनरी को परचेज करना हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए 20,000 रुपीज की एसेट्स अगर हमने मशीनरी परचेज करी है तो 20,000 रुपीज हम एसेट्स के डेबिट में लिखेंगे। ठीक इसी तरह से लायबिलिटीज का रूल है। लायबिलिटीज का रूल होता है डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड। ये जो रूल है लायबिलिटीज का, ये एसेट्स के रूल से जस्ट अपोजिट है। जिस तरह से एसेट्स का रूल था कि इंक्रीज को डेबिट करना है और डिक्रीज को क्रेडिट करना है, ठीक इसका अपोजिट करना है अपने लायबिलिटीज में। तो वो लायबिलिटीज का रूल क्या हो जाएगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट करेंगे और अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो लायबिलिटीज अगर बढ़ती है तो लायबिलिटीज बढ़ने पर क्रेडिट करेंगे, लेकिन अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होते हैं तो उसको आप डेबिट करेंगे। ये लायबिलिटीज का रूल होता है।
लायबिलिटीज का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर को आपने पेमेंट कर दी, क्रेडिटर को पेमेंट करने से क्या होगा, लायबिलिटीज कम हो जाएगी, लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज होने पर आप डेबिट करेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिटर के। अब जिस तरह से लायबिलिटीज का रूल फॉलो होता था, ठीक उसी तरह से कैपिटल का भी रूल फॉलो होता है। कैपिटल अकाउंट का रूल होता है डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो आप उसको डेबिट करेंगे, और अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो आप उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक इसी तरह से रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। अब इनकम का मतलब क्या होता है कि इनकम का रूल आप फॉलो किस तरह से करेंगे, जिस तरह से लायबिलिटीज कैपिटल का रूल था वैसे ही रेवेन्यू का भी रूल फॉलो होगा। वो क्या होगा, अगर डिक्रीज होता है रेवेन्यू में तो आप डेबिट करेंगे, और अगर इंक्रीज होता है रेवेन्यू में तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। अगर डिक्रीज होता है, रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो एक बार आप याद कर लीजिएगा सारे के सारे रूल्स, 5 रूल्स है, 5 रूल्स को आपने लर्न करना है, तभी आप क्वेश्चंस आगे कर पाएंगे। नेक्स्ट रूल है एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस का जो रूल होगा वो बिल्कुल एसेट्स की तरह ही फॉलो होगा, जो एसेट्स का रूल था उसी की तरह एप्लीकेबल होगा। जिस तरह से एसेट्स का रूल था कि भाई एसेट्स इंक्रीज होने पर डेबिट होती है और डिक्रीज होने पर क्रेडिट होती है, ठीक इसी तरह से एक्सपेंसेस अकाउंट में भी आपको ध्यान में रखना है कि इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो आप उनको डेबिट करिएगा, और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होते हैं तो उनको आप क्रेडिट करिएगा। इस तरीके से आपको ये पांचों के पांचों रूल्स फॉलो करने हैं। अब देखते हैं इन रूल्स के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि मॉडर्न अप्रोच के थ्रू आप इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपने ये समझना है कि ये जितने भी अकाउंट्स हैं सारे के सारे इंक्रीज हो रहे हैं। जब ये सारे के सारे अकाउंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको ये बताना है कि ये अकाउंट्स डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे। साथ के साथ आपने इनका नेचर भी बताना है। नेचर का मतलब है ये एसेट्स है, लायबिलिटीज है, रेवेन्यू है, कैपिटल है या एक्सपेंडिचर है। इस तरह से आपने इनका नेचर भी बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिल्डिंग अकाउंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्डिंग अकाउंट। अब जो बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग होती है बिजनेस के लिए एसेट्स, तो ये एसेट्स के कैटेगरी में आ गया, यानी कि बिजनेस का नेचर हो गया एसेट्स, और बिजनेस यानी कि एसेट्स का नेचर होता है इंक्रीज होने पर डेबिट करो, डिक्रीज होने पर क्रेडिट करो। अब क्योंकि ये बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने पर हम इसको डेबिट कर देंगे। दूसरा देखते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर एक लायबिलिटीज होता है, क्रेडिटर एक लायबिलिटीज है। जब लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज का रूल लगेगा। लायबिलिटीज का रूल होता है कि क्रेडिटर अगर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिटर अगर डिक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट करना है। अब क्योंकि क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिटर इंक्रीज होने पर क्रेडिट होते हैं, इसलिए क्रेडिटर को इंक्रीज करने पर क्रेडिट कर देंगे, लायबिलिटीज को इंक्रीज होने पर क्रेडिट कर देंगे। अभिषेक एक प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर होता है मालिक, मालिक का मतलब है तो इसकी कैपिटल है। कैपिटल पर रूल होता है कि कैपिटल इंक्रीज होने पर क्रेडिट कर दो और डिक्रीज होने पर डेबिट कर दो। अब क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कैपिटल इंक्रीज होने पर क्रेडिट हो जाएगी। दूसरा देखते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट एक एक्सपेंसेस अकाउंट होता है। एक्सपेंस अकाउंट होता है तो एक्सपेंस वाला रूल लगेगा। एक्सपेंस का रूल होता है कि एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करो, एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करो। अब क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पर डेबिट हो जाएंगे। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है माल खरीदते समय माल को लाने में जो भाड़ा लगता है उसे हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। कैरेज इनवर्ड भी एक तरीके से एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस का रूल होता है इंक्रीज होने पर डेबिट करो, डिक्रीज होने पर क्रेडिट कर दो। अब क्योंकि कैरेज इनवर्ड इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने पर डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारे लिए एसेट्स होती है। एसेट्स का रूल होता है एसेट्स इंक्रीज होने पर डेबिट करो, डिक्रीज होने पर क्रेडिट करो। अब क्योंकि कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ने पर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स को डेबिट करो जब इंक्रीज हो, क्रेडिट करो जब डिक्रीज हो। अब ये रेंट रिसीव है। रेंट रिसीव है तो इसका मतलब है इनकम है। इनकम को हम बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का रूल होता है कि इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करो, डिक्रीज होती है तो डेबिट करो। अब क्योंकि रेवेन्यू हमारे लिए इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने पर क्रेडिट हो जाएगा तो रेंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट पेबल, जहां पर भी पेबल लगा होगा, पेबल का मतलब है देना है, देना है तो वो लायबिलिटीज है। और लायबिलिटीज का रूल होता है कि इंक्रीज होने पर क्रेडिट करो, डिक्रीज होने पर डेबिट करो। अब क्योंकि इंटरेस्ट लायबिलिटीज यहाँ पर बढ़ रही है,
लायबिलिटीज बढ़ने पर क्रेडिट करेंगे तो इसलिए लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगी। बिल्स पेबल, पेबल इसका भी नाम लगा हुआ है, पेबल इसका मतलब ये भी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज का रूल लगेगा। लायबिलिटीज का रूल होता है कि इंक्रीज होने पर क्रेडिट करो, डिक्रीज होने पर डेबिट करो। अब क्योंकि लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होने पर क्रेडिट होनी चाहिए, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। डेटर्स, डेटर्स एक एसेट्स होती है, डेटर एसेट्स है, एसेट्स का रूल होता है इंक्रीज होने पर डेबिट करो, डिक्रीज होने पर क्रेडिट करो। अब क्योंकि डेटर इंक्रीज हो रहे हैं तो इंक्रीज होने पर डेटर डेबिट हो जाएंगे। एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन वो कमीशन होता है जो हमने अर्न तो कर लिया, कमीशन हमने कमा लिया, लेकिन वो भी हमें मिला नहीं है। जब मिला नहीं है तो मिलना भी है, और जो चीज मिलनी होती है वो एसेट्स होती है, इसलिए एक्रूड कमीशन एक एसेट्स हो गया। एसेट्स का रूल होता है इंक्रीज होने पर डेबिट करो, डिक्रीज होने पर क्रेडिट करो। अब क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होने पर हम इस एसेट्स को डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब है रिसीव होना है, अभी हुआ नहीं है। जब रिसीव होना है तो वो एसेट्स होती है, जो चीज रिसीव्स होती है, रिसीव होने वाली होती है वो एसेट्स होती है। एसेट्स का रूल होता है इंक्रीज होने पर डेबिट करो, डिक्रीज होने पर क्रेडिट करो। तो ये हमारे लिए एसेट्स, और एसेट्स इंक्रीज हो रही है, एसेट्स इंक्रीज होने पर डेबिट हो जाएगी। इस तरीके से हम जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसको मॉडर्न अप्रोच से भी क्लासिफाई कर सकते हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा आज कि डेबिट और क्रेडिट किस तरह से फॉलो होता है। डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं होते, डेबिट और क्रेडिट इंक्रीज या डिक्रीज को बताते हैं, प्लस और माइनस को बताते हैं। डेबिट का मतलब प्लस और माइनस भी हो सकता है और क्रेडिट का मतलब भी प्लस और माइनस भी होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। नेचर ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ही ये डेबिट और क्रेडिट होते रहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि डेबिट और क्रेडिट को किस तरह से हमें फॉलो करना है।